अगर मैं डायरेक्ट टैक्स इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं तो कंपैरेटिवली फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई एग्री डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा वास्ट है क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, काफी सारे टॉपिक है, काफी सारे सब कॉन्सेप्ट्स है। तो क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में कुछ भी पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया आप लोगों के लिए सिर्फ कि आने वाले एग्जाम में जो डायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 5 का है उसमें जितने क्वेश्चन पूछ सके उनका एक समरी बना पाओ। मतलब इन शॉर्ट आई कैन से कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट में निकाला है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको काफी हेल्प करेगा। मतलब जैसे कि एक क्वेश्चन में निकाला, वो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक है, तो आपको वो आंसर लिंक करके लिखने में काफी इजी हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखा तो क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे थ्योरी को प्रेजेंट करना है। क्योंकि एफए और डायरेक्ट टैक्स में कंपेयर किया जाए तो डायरेक्ट टैक्स में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखा जाता है। जो लैंग्वेज होता है डायरेक्ट टैक्स का, जिस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना होता है, वो यहाँ थोड़ा मैटर करता है। भले ही आप एक ही पेज लिखो बट क्वालिटी लिखो तो मार्क्स मिल जाता है। एक फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डायरेक्ट टैक्स में चाहे प्रैक्टिकल स्कम हो या थ्योरी हो, कहीं भी कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं कि यू हैव टू फॉलो लाइक दिस ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने तरीके से डीटी के आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ अगर आपको सेक्शन एग्जैक्टली याद है, एक्ट एग्जैक्टली याद है तो ही आप लिखो। अदरवाइज एज पर दिस सेक्शन इस तरीके सेंटेंस लिखे छोड़ के कंटिन्यू करो। ये मेरा पर्सनल सजेशन होगा डीटी रिगार्डिंग। अब जैसे मैंने आप लोग को एफए के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उसी तरीके से मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए आपके डीटी के लिए। कुछ अगेन ये आपका 18 टू 20 क्वेश्चन है आप लोग के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन देखे गए हैं और रिपीटेशन होने भी वाला है, डैम श्योर है। और एक दो क्वेश्चन तो एक दूसरे से लिंक ही रहता है। मतलब ये क्वेश्चन पूरा तो इसका आंसर लिखो तो ही मार्क्स मिलता है, बट आपको बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे कि इसमें असेसमेंट है प्रीवियस ईयर, वी नो वेरी वेल कि व्हाट इज माय असेसमेंट ईयर और व्हाट इज माय प्रीवियस ईयर। बट अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक देखा रहेगा या आपने अपने नोट्स फॉलो किया रहेगा तो वहां पे इसका सिर्फ 2 लाइन मीनिंग है, इसका सिर्फ 2 लाइन मीनिंग है। तो कैसे 4 लाइन लिखने से हमें 4-5 मार्क्स मिल जाएगा? डेफिनेटली नो, आंसर होगा नो। हमें इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, हमें इसे एलोबरेट करना पड़ेगा, हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा एटलीस्ट 1 पेज मिनिमम, तो मैं कहूंगा। तो अब डायरेक्टली असेसमेंट ईयर और प्रीवियस से लिख के खत्म कर दे तो कहानी नहीं होगी। आपको उसका मीनिंग देखना पड़ेगा, आपको उसका कुछ एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैंने अगेन डीटी का भी कुछ हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हुए हैं पहले से ही, तो उसी को मैं यूज कर रहा हूँ और वही डेफिनेटली कंटिन्यू की। कभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, भले ईयर चेंज हो जाएगा, असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, बट कभी कॉन्सेप्ट वही होता है। जो अमेंडमेंट भी आए हैं, आपको ध्यान रखना डीटी का हमेशा अमेंडमेंट जो होता है वो चेंजेस आपके टेक्स्ट बुक में दिखता है, न्यू टेक्स्ट बुक में। ओके, बाकी कुछ आपको बहुत ऐसा अप्लाई नहीं है, डोंट वरी। वही हेड ऑफ इनकम है, वही डिडक्शन से सब है आपका। ओके, तो अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे सेकेंड टैक्सेबल परक्यूजिट्स क्या क्या कवर होंगे। फिर आपका लिस्ट ऑफ एसेट विच आर नॉट कैपिटल एसेट, मतलब ये आपका सीजी चैप्टर का है। कैपिटल गेन के अंदर जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन है, अभी कैपिटल एसेट पूछा, डायरेक्टली कैपिटल एसेट को एक्सप्लेन मत करो। पहले हेड ऑफ इनकम बताओ, फिर सीजी बताओ, कौन सा सेक्शन में आता अगर याद है तो वो बताओ, फिर कैपिटल एसेट में आओ, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं वो बताओ। इस तरीके से प्रेजेंट है, मैं बताऊंगा, वेट करो। फिर अलाउंसेस, फिर डिडक्शन से, फिर 80 डीडी को पूछा है इन्होंने। फिर इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, अब पता ही नहीं है तो कैसे करोगे आप लोग। फिर पेंशन टैक्सेबिलिटी कैसे मिलता है, पेंशन का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने सैलरी के नोट्स में लिख के दिया हुआ है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमने हमारा पूरा सिंगल कोर्स ओनली एट 99 रुपीज में अवेलेबल करके रखा हुआ है, जिसके अंदर हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन कवर किया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने कवर किया है, जो मैक्सिमम कहूंगा 10 to 12 आवर्स के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो सकता है आपका। पूरा सिलेबस 100% पेपर अटेंड कर सकते हैं अगर वो कवर कर लेते तो 19 रुपीज में पूरे 1 या 2 महीने कुछ वैलिडिटी है, आप वो कोर्स लेकर के अपना डीटी की पूरी पढ़ाई करके अपना केटी लगने से बचा सकते हो सर। ओके, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन से मैं आपको कुछ आंसर्स दिखाता हूं अभी। जैसे कि असेसमेंट है प्रीवियस है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आप ईयर फोकस मत करना, आप ईयर अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। मैंने कहा ना कि सिर्फ असेसमेंट ईयर या सिर्फ प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन लेके काम नहीं चलने वाला। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो असेसमेंट का डेफिनेशन दिया, फिर बताया कि असेसमेंट ईयर कब चालू होता है कब खत्म होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर ऑलवेज ईयर बिगिन विद द फर्स्ट अप्रैल ऑफ एवरी मंथ एंड विद द 31st मंथ ऑफ नेक्स्ट ईयर। यस और नो? एक असेसमेंट ईयर के अंदर मालूम है कि सर 2 साल का डिटेल्स इंक्लूड होता है, 9 मंथ प्लस 3 मंथ का। तो मैंने पे एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल को डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया कि जो मैंने यहाँ लिखा है उसको वो कैसे शो होगा एक्चुअली। मैंने कहा ना आपको
वे ऑफ प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, कैसे आप प्रेजेंट करो, आप कैसे हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट को कैसे इजी में दिखा सकते हो ताकि सामने लगे फेस में स्माइल आ जाए, वाओ बच्चे ने क्या एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड, या डायग्राम देखा काम खत्म, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ जाएगा कि हाँ इसने जो लिखा है यही आपका असेसमेंट दे रहे, ये इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि डीटी वगैरह में कॉन्सेप्ट पे खेला जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काम इजी हो जाएगा हमारे लिए। और जब आप ये थ्योरी और पढ़ लोगे ना तो अगेन मैं कहूंगा आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, एफए में कैसा होता है पहले थ्योरी पढ़ो तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी होता है, बट इसमें थोड़ा थ्योरी पढ़ो तो चीजें क्लियर होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, वैसे मैं प्रीवियस ईयर का मीनिंग लिख के दिया यहाँ पे। एक चीज ऑब्जेक्टिव पूछता है, असेसमेंट इज ऑलवेज ऑफ 12 मंथ, नेवर इट विल बी लेस देन 12 मंथ, बट यस प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है। मैंने देखो लिख के कहीं डेफिनेटली दिया रहेगा, देखो यहाँ लिख के दिया है, हो सकता है क्योंकि बिजनेस मान लो जनवरी में चालू हो तो 3 महीने का प्रीवियस ईयर बन सकता है अपना, पॉसिबिलिटी हो सकता है। एग्जाम्पल भी नहीं अभी दिया है कि कब 12 महीना नहीं होगा, मैंने वही बताया। देखो कैसे आंसर को ढंग से प्रेजेंट करना है विथ क्वालिटी, विथ क्वालिटी, ऐसा नहीं कुछ ही फेंक दिया आंसर, नहीं, विथ क्वालिटी। पहले मैंने बताया क्या असेसमेंट का मीनिंग, फिर कब चालू होता है खत्म होता है, कैसे कैलेंडर बन सकता है, फिर मैंने बताया कि असेसमेंट हमेशा 12 महीने का होता है, मतलब मैंने गिन चुन के 1 2 3 4 पॉइंट बताया इंक्लूडिंग एग्जाम्पल फॉर द असेसमेंट ईयर। सेम मैंने प्रीवियस ईयर का भी किया कि प्रीवियस ईयर का सेक्शन क्या है, और प्रीवियस ईयर में हम इनकम अर्न करते बता दिया मैंने, उसी साल में कमाते हैं हम लोग, और वो टैक्स होता है असेसमेंट ईयर में, जब प्रीवियस ईयर कमाते हैं वो कमाई पे टैक्स नेक्स्ट ईयर दैट इज असेसमेंट ईयर पे होता है। फिर मैंने बताया असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का एग्जाम्पल एक दे दिया मैंने फिर से। फिर बताया कि प्रीवियस ईयर हमेशा 12 मंथ का होता है, बट सम टाइम लेस देन 12 मंथ हो सकता है, अब सम टाइम कब, एक एग्जाम्पल दे दिया, जब न्यू में स्टार्ट हुआ रहेगा जून में तो भाई डेफिनेटली पूरा 12 महीने का असेसमेंट प्रीवियस ईयर नहीं होगा, तो वो मैंने यहाँ बता के आपको बता दिया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट कर दो, बहुत ही कम चीजें बता रही बट अच्छे से एक्सप्लेन करने की वजह से आपका आंसर इजीली 2 पेज का चलेगा बॉस, और क्या चाहिए, बस सामने खुश होकर आउट ऑफ भी दे सकता है इसके अंदर, नो डाउट। ओके, सेम देखो टेक्सटाइल परक्यूजिट, अब मैंने सीधे परक्यूजिट पे नहीं आया, मुझे मालूम है कि परक्यूजिट इज अ पार्ट ऑफ मोस्टली सैलरी सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सैलरी एक्सप्लेन किया कि सैलरी होता क्या, फिर मैंने बताया कि परक्यूजिट क्या होता है, फिर मैंने बताया कौन से टैक्सेबल है परक्यूजिट ऑल एम्प्लॉय केस में, ठीक है, फिर मैंने बताया कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कौन सा, मतलब पूरा जितना मेरे दिमाग में डोके में भाई सेट है, दैट ऑल आर कहीं ना कहीं कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया यहाँ पे सर, जितना मुझे पता है परक्यूजिट के बारे में, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया गया है। फिर पूछा है कैपिटल एसेट पे कौन कौन से नहीं आता बोला है, तो मैंने डायरेक्टली बताया कि ये कैपिटल एसेट पे नहीं आता। पहले मैंने बताया कि कैपिटल एसेट एक्चुअली होता क्या है, कैपिटल एसेट्स एक्चुअली होता क्या मैंने बताया, फिर लिस्ट दे दिया, ये भी सर कुछ नोट्स में दिया हुआ है, आप नोट्स का पीडीएफ देखेंगे तो आपको हमारे एप्लीकेशन पे हमारे कोर्सेज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएंगे, पेड वाले के अंदर मिल जाएंगे, डेफिनेटली डीटी के कुछ हमारे वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल भी है, आप वो भी देख सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम टाइम में पूरा स्टडी कर लेना है, तो आप हमारे कोर्स को विजिट कर सकते हो। हाँ, इन फ्यूचर कोई अगर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सर्च कर रहा है, जैसे सीए में अगर किसी को कोर्स करना है, इसका इन डिटेल इंफॉर्मेशन जानना होगा, तो आप हमारे न्यू यूट्यूब चैनल सुनील पांडा एकेडमी जो स्पेसिफिकली सीएमए के लिए बनाया गया है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी कोई डाउट हो या कुछ इन्फॉर्मेशन जानना हो सीएमए रिगार्डिंग कि सर सैलरी क्या होगा, फ्यूचर क्या है इसका, क्या स्टेप्स है, तो उसके लिए 8286987552 ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे थ्योरी क्वेश्चन के पास सर। वैसे एक क्वेश्चन दिया अलाउंसेस क्या क्या है यहाँ पे, वो मैंने बताया हुआ है, तो थोड़ा थ्योरी भरना पड़ेगा क्योंकि डीटी थोड़ा थ्योरी है। हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन, अब अगेन डायरेक्ट डिडक्शन पे उड़ी मत मारो, पहले एक्सप्लेन करो कि एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, फिर डिडक्शन का मीनिंग बताया। देखो कितना कितना अच्छे से आप इलेबोरेट कर सकते करो, जितना आप डिटेल दे सकते दो डिटेल्स, क्योंकि यहाँ पे वही पूछता है, डिटेल्स पूछता है आपको, आपको मार्क्स एंड डिटेल्स दो उनको, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ बताया कि डिडक्शंस सॉरी हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, पहले बताया वो एक हेड ऑफ इनकम में बता दोगे। फिर मैंने बताया कि डिडक्शन को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, देखो आपने अगर सम किया रहेगा तो आपने देखा रहेगा ऐसे तरीके से जीएवी आता है, फिर एमटी माइनस करके एनएवी आता है, फिर डिडक्शन लिखते हैं, तो मैंने प्रेजेंट कैसे कैसे बताया। इसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन करना चालू किया, डिडक्शन को एक्चुअल एक्सप्लेन करना चालू किया कि 24A क्या बोलता है, 24B क्या बोलता है, पूरा मैंने प्रेजेंट कर दिया, और ये सब कुछ हमारे नोट्स के अंदर करिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बाहर से नहीं बता। तो आप ना हमेशा इस तरीके ऑर्डर फॉलो करो, उसके बाद उस चैप्टर के बारे में बताओ, फिर उसके सब कॉन्सेप्ट जो पूछा उसके बारे में बताओ, फिर उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो दिखाओ उनको फॉर्मेट करके, फिर इसको आप एक्सप्लेन करो, तो काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे एटीडीडी, अगेन पहले डिडक्शन मैंने बताया,
ठीक है। फिर एटीडी किस में रिलेट करता है, फिर उसका पूरा मैंने दिया विथ एग्जाम्पल दिया, देख सकते हो विथ एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे, भले एक पेज है, आप ये सारे की पॉइंट है आपके, मैं कहूंगा ये सारे की पॉइंट है, अभी पॉइंट को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर पॉइंट दोगे डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करो इसके इस सारे की पॉइंट को, कीवर्ड को यूज करके। फिर नेक्स्ट पॉइंट दो सेवरल डिसेबिलिटी, फिर उसको इस सारे कीवर्ड को यूज करके आप उसको एक्सप्लेन करो। इस तरीके से अपने आंसर को लेंथ को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे दिया है इनकम अंडर सेक्शन 224, अब ये पता नहीं 224 कैसे करोगे आप, तो 224 में क्या क्या आता है यहाँ पे देखो, सब कुछ लाइन से दे दिया आपके, ठीक है। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैक्सेबिलिटी पेंशन। अब पेंशन मुझे मालूम है सैलरी के अंदर आता है, तो पहले आप पेंशन का मीनिंग, सैलरी का मीनिंग बताओ, फिर उसके बाद पेंशन में क्या क्या है, अगेन मैं कहा ना यहाँ पे की पॉइंट है, एक को पकड़ो, क्या पकड़ोगे, पहले ये पॉइंट पकड़ो, फिर बताओ इसमें ये कैसे कैसे होता है, विद एग्जांपल दे दो, एक आध एग्जांपल दे दो ना, आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होता है, देखो मैंने पूरा यहाँ लिख के दिया कि कैसे दिखता है और क्यों दिखता है, कैसे दिखता है फिर क्यों दिखता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया हमने। बस इसी तरीके से आपको एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी टैक्स का क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर सकते हो, अगेन कहूंगा मैं, डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट। रेसिडेंशियल वाला क्वेश्चन है, आपने देखा रहेगा तो उसका कंडीशन हमने नोट्स में लिखे हुए, नोट्स के कंडीशन को एज इट इज यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो सर। जीएबी, ये सेम क्वेश्चन ऊपर था, आप उसी की तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हो। हमेशा मैं एक चीज कहूंगा और कहता रहा हूँ, कहूंगा भी, कि हमेशा आप चीजों को प्रेजेंट करना सीखो। बाकी हमें नॉलेज होता है, बट नॉलेज को कैसे आपको पेपर में लेके आना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के लिए पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, आप एक एक आंसर को जस्ट रीड करो, डोंट डोंट रट्टू फाई मत करो, कुछ फायदा नहीं, भूल जाओगे। एक बार रीड करो तो बहुत सारा आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको चीजें यूज भी होगा आपके आंसर्स के लिए, और डेफिनेटली डीटी के में स्कोर काफी हो जाएगा आपका। आई एग्री, बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर है, सब कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ गिने चुने क्वेश्चंस दिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हो, जाते हैं। तो प्लीज इस सारे क्वेश्चंस कर लेना, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इससे आपका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। और इसी की हेल्प से हम लोग आने वाले टाइम पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले, डोंट मिस कि एक भी वीडियो छूट जाए आपके, उसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे टीवाई फ्रेंड के साथ। मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, पढ़ते रहिए, पांडा से याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।